हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। माई सेल्फ विष्णु नमन, असिस्टेंट प्रोफेसर लॉ। मैं आप लोगों को अपने यूट्यूब चैनल, इसका नाम लीगल फेबल है, पे स्वागत करता हूं। और जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि हम लोग अभी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पढ़ रहे हैं, और उस कॉन्स्टिट्यूशन में स्पेसिफिकली पार्ट 3 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, दैट इज रिलेटेड टू फंडामेंटल राइट। तो फंडामेंटल राइट में अभी तक हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा आर्टिकल 12, 13, 14, 15, 16। ठीक है। अब हमारा आर्टिकल 17, जो देखने में बहुत छोटा सा आर्टिकल है और एक लाइन में हम समझ जाएं तो कुछ भी नहीं है, और अगर देखा जाए तो बहुत कुछ है। तो पहले तो मेरे मन में आ रहा था कि इससे बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट, मतलब इतना ही पूछ लेता है कि अनटचेबिलिटी कहाँ पे डिफाइंड है, या व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय अनटचेबिलिटी। बहुत डिटेल में मेंस पर्सपेक्टिव से क्वेश्चन नहीं आते हैं, बट कहीं कहीं हमने देखा कि क्वेश्चन आए भी है ना। दैट्स वाई कि आई थॉट कि लेट्स डिस्कस इट इन डिटेल, क्योंकि अब पढ़ ही रहे हैं तो इसको भी पढ़ना जरूरी हो जाता है। अनटचेबिलिटी, जैसा कि आप लोग आर्टिकल 17 में देख रहे होंगे, हमारा आर्टिकल 17 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो हमारे अनटचेबिलिटी की बात करता है। अनटचेबिलिटी का मतलब सबसे पहले क्या चीज है ना, ये इन्वर्टेड गामा में है, इसका मतलब क्या है? अनटचेबिलिटी का मतलब क्या होता है? छुआछूत। मतलब अन मीन्स नॉन, अनटचेबिलिटी मतलब जो छूने योग्य नहीं है, दोज पर्सन्स हु आर नॉट टचेबल्स। ठीक है। अब ये अनटचेबिलिटी दो तरह से हो सकती है, आइदर बेस्ड ऑन द कास्ट। पहली चीज जो जाति आधारित अनटचेबिलिटी है, जो आर्टिकल 17 को इंट्रोड्यूस करने का जो मेन रीजन था, वो तो इसी को खत्म करना था। दूसरी अनटचेबिलिटी हो सकती है फॉर सम, कह सकते हैं सम, ड्यू टू सम डिजीजेज। जैसे हम जानते हैं डिफरेंट डिफरेंट डिजीजेज हो सकते हैं जिसकी वजह से हम फील करें कि वी शुड नॉट बी इन टच विथ दोज पर्सन्स। तो वो दूसरी टाइप की अनटचेबिलिटी होती है जो बाय मेडिकल इश्यूज क्रिएट होती है। बट हम जो आर्टिकल 17 में पढ़ रहे हैं, हमारा प्राइमरी फोकस है वो छुआछूत को खत्म करना है। और वो कौन सी छुआछूत है? जो जाति आधारित छुआछूत है। जैसा कि थोड़ा सा बैकग्राउंड में हम एक लाइन में अगर डिस्कस करें इसको, तो हमारा जो आप पढ़ेंगे अगर इनिशियल स्टेज में, तो हम देखते हैं कि जो वर्ण व्यवस्था है, वर्ण व्यवस्था में हमने क्या कहा, हमने देखा क्या कि हमारे यहाँ चार तरह के वर्ण है ना। एक वर्ण है जो ब्रह्मा जी के मुख से पैदा हुआ, और एक वर्ण भुजाओं से पैदा हुआ, फिर तीसरा वर्ण जो भुजाओं से पैदा हुआ उनको क्षत्रिय कहते हैं, जो मुख से पैदा हुआ उनको ब्राह्मण कहते हैं, और जो जंघा से पैदा हुआ उनको हम वैश्य कहते हैं, और जो पैर या चरणों से पैदा हुआ है उसको हम लोग कहते हैं शूद्र। ये हमारा वर्ण व्यवस्था कहता है, जो ऋग्वेद में हमको मिलता है। क्या इसकी ऑथेंटिसिटी है, क्या ये स्टेटमेंट सही है, ये आप लोग भी जान रहे हैं। और जो भी व्यक्ति साइंटिफिक फैक्ट्स पे विश्वास करने वाला होगा, जो रेशनैलिटी पे विश्वास करने वाला होगा, उसको पता होगा कि ये जो भी कॉन्सेप्ट है इसकी क्या रेशनैलिटी है और इसकी एक्चुअल स्टेटस क्या है। आप जान रहे हैं कि साइंस में ऐसा पॉसिबल कतई नहीं है कि किसी भी व्यक्ति को मुख से, जंघा से और पैर से पैदा किया जा सके ना। तो अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं ये सारी जो चीजें बनाई गई हैं, इसके पीछे हम एक्चुअली फिलोसफिकल थोड़ी सी बात कर रहे हैं। फिलोसफिकल इसलिए क्योंकि अगर हम ये नहीं समझ पाएंगे कि अनटचेबिलिटी लाई क्यों गई, तो हम कहीं ना कहीं उसको हटाने में उतने सक्षम नहीं हो पाएंगे जब तक कि हम फिलोसफी नहीं समझेंगे। फिलोसफी ये है कि जैसे हम मॉन्टेस्क्यू, लॉर्ड एक्टन का स्टेटमेंट पढ़ते हैं ना कि पावर करप्ट्स द मैन, एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स मैन एब्सोल्यूटली। तो जो व्यक्ति शक्तिशाली होता है, he will always create a law in accordance with, so that he can use that law for his own benefit only। ठीक है। वो विधियां, ऐसी विधियां बनाएगा जो वो अपने बेनिफिट के लिए कैसे उसको एक्सप्लॉइट कर सके, कैसे वो अपने आप को समाज में सबसे बेटर पोजीशन में रख सके। तो आप इसमें इतना ही हम टिप्पणी करेंगे, बाकी आप लोग समझदार हैं, आप समझ सकते हैं कि जो भी ये सारी सिस्टम्स बनाई गई, ये इसलिए नहीं बनाई गई कि हमें किसी का शोषण करना है, बल्कि इसलिए बनाई गई कि हम एक ऐसा सिस्टम बनाएं जिससे कि हम सबसे सुप्रीम रहें, और ऑल द पीपल्स शुड बी देयर सो दैट दे कैन हेल्प अस टू लिव अ
प्रेस्टिजियस लाइफ, हमारी आनंदमयी राजा वाली लाइफ हमारी कैसे बनी रहे, ये सारे लोगों को जब अगर हम अपने इक्विवेलेंट बना देते हैं तो इक्विवेलेंट हमारे रहेगा तो क्यों हमारी सेवा करेगा। तो सो दैट दिस एज फार एज आई कंसर्न कि ये इस तरह से ये सिस्टम बनाया गया, ये फिलॉसफी रही होगी ये सिस्टम बनाने के पीछे, ठीक है। बट अभी चूंकि हम आर्टिकल 17 पढ़ रहे हैं और हमें अनटचेबिलिटी को खत्म करने की बात करनी है, तो अनटचेबिलिटी खत्म कैसे होगा, इसके लिए हमने आर्टिकल 17 इंट्रोड्यूस किया इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, जो कहता है कि अनटचेबिलिटी इज प्रोहिबिटेड। देखिए एक बार आप लोग पढ़िए जो मार्जिनल नोट है हमारा, और मार्जिनल नोट के बाद जो प्रोविजन है क्या है, एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी ना, ये हमारा मार्जिनल नोट है आर्टिकल 17 का। मतलब हम छुआछूत को पूरी तरह से खत्म कर रहे हैं। छुआछूत क्या है, जैसा कि हमने बताया कि समाज के किसी वर्गों को, किसी समुदाय को हमने कह दिया कि वो लोग क्या हैं, छूने योग्य नहीं है। जो आप लोग डिफरेंट स्टोरीज में, डिफरेंट मूवीज में आप लोग सभी, एक मूवी चल रही है फूले मूवी, बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी भी इस पे इसी वजह से क्रिएट हुई कि एक्चुअली कभी भी जब मूवीज, हम जैसे कहते हैं ना लिटरेचर इज द मिरर ऑफ द सोसाइटी, सो लिटरेचर जो होता है हमेशा वही चीजें दिखाता है जो हमारे समाज में हो रही हैं। तो यदि हमने समाज के आईने को दिखाने की कोशिश की तो उससे वो व्यक्ति हमेशा परेशान होगा जो एक्चुअल में यदि अगर उसने कोई गलती की है और उस गलती को हम क्या कर रहे हैं, दिखा रहे हैं इन मैटर ऑफ दैट पर्टिकुलर लिटरेचर। तो हमारे आर्टिकल 17 में हमने अनटचेबिलिटी को खत्म करने की कोशिश की, और अनटचेबिलिटी इसका प्रोविजन क्या कहता है, अनटचेबिलिटी इज अबोलिश्ड। एबोलिश्ड मींस खत्म हो गई, हाँ खत्म की जा रही है। एंड इट्स प्रैक्टिस मतलब उसको फॉलो किया जाना, उसको अपने दिनचर्या में ले आना इन एनी फॉर्म। मतलब पहली बात तो हमने अनटचेबिलिटी को खत्म कर दिया ना, एबोलिश्ड, और दूसरी बात क्या कहा, इट्स प्रैक्टिस इन एनी फॉर्म, किसी भी तरह से उसकी प्रैक्टिस यदि हमने की तो वो भी क्या होगी, वो भी अलाउड नहीं होगी, इज फॉरबिडन। क्या किया गया, इज फॉरबिडन नॉट अलाउड, ठीक है। उसके बाद द इन्फोर्समेंट ऑफ एनी डिसेबिलिटी, यदि हमारे उस अनटचेबिलिटी के आधार पर हमने क्या किया, किसी भी तरह की डिसेबिलिटी लागू करने की कोशिश की, arising out of untouchability shall be an offense, एक अपराध होगा ना, shall be an offense punishable in accordance with the law। तो जैसा कि हमने देखा हमारा आर्टिकल 17 जो है अनटचेबिलिटी को पूरी तरह से खत्म करता है, इसकी प्रैक्टिस को खत्म करता है। अब हमारे समाज में छुआछूत नहीं होगा ना। अब जब छुआछूत नहीं है तो इसका मतलब ऑल द पीपल्स ऑफ ऑल द वर्ण, जैसे हमने ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र 4 वर्ण पढ़ा, अब ये सभी वर्ण क्या हो गए, इन वर्णों में जो डिफरेंट जातियां हैं, इन जातियों के सभी लोग अब इक्वल हैं हमारे आर्टिकल 17 के हिसाब से, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से ना। अब सब लोग बराबर हो गए, तो सब लोग के बराबर होने से क्या हुआ, हमारा आर्टिकल 14 जो है पिक्चर में आएगा। आर्टिकल 14 क्या कहता है कि हम लोग स्टेट सेल ट्राई टू, दो चीजें हैं उसमें, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ एंड इक्वलिटी बिफोर लॉ। आपके साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगी स्टेट। दूसरी चीज, आपको इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ इंश्योर कराएगी, आपको समान संरक्षण देगी विधि का। और वो समान संरक्षण इसलिए क्योंकि जो डाउन ट्रोडन पीपल है उनके लिए संरक्षण की आवश्यकता है, जैसा हमने आर्टिकल 14 में और 15 में पहले पढ़ रखा है। अब ये इस प्रोविजन में हमने ये देखिए, इन एनी फॉर्म ऑफ अनटचेबिलिटी इज फॉरबिडन, और इफ एनी काइंड ऑफ अनटचेबिलिटी इज बीइंग प्रैक्टिस्ड तो दैट शैल बी एन ऑफेंस, तो अपराध होगा। अपराध कैसे होगा, तो इसका आंसर हम पूछते हैं, और इसका आंसर पूछने पे हमको क्या आंसर मिलता है कि क्या जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं ना, सबसे पहला क्वेश्चन कि वेदर दीज फंडामेंटल राइट्स आर जस्टिसिएबल, क्या जस्टिसिएबिलिटी है इनकी। तो इसका क्वेश्चन, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, और हम कह सकते हैं कि यस वी कैन गेट इन्फोर्स्ड बाय आवर फंडामेंटल राइट्स इन द कोर्ट ऑफ लॉ। यस, हम करवा सकते हैं इन्फोर्स, और कैसे करवाएंगे, आर्टिकल 32 में हम सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं, आर्टिकल 226 में हाई कोर्ट में जा सकते हैं। वेरी क्लियर।
अगला क्वेश्चन कि जो हमारा डीपीएसपी है, थोड़ा सा याद आ गया तो बता दें, डीपीएसपी है क्या ये भी इन्फोर्सिएबल है? नहीं, दिस डीपीएसपी आर नॉट इन्फोर्सिएबल। आई विल डिस्कस इन द चैप्टर डीपीएसपी कि क्यों इन्फोर्सिएबल नहीं है। अभी हम इतना जानते हैं कि हमारा फंडामेंटल राइट जो है इन्फोर्सिएबल है। इन्फोर्सिबिलिटी अलग चीज है, बट जैसे इन्फोर्सिबिलिटी मतलब जैसे हमको इक्वलिटी नहीं मिल रही है, फंडामेंटल राइट में सुप्रीम कोर्ट में चले गए, इन्फोर्स करवा लिए अपने राइट्स को, बट इन्फोर्सिबिलिटी इज अ डिफरेंट थिंग एंड बीइंग एनी ऑफेंस इज अ क्राइम इज अ डिफरेंट थिंग। कोई चीज, कोई एक्ट जो है, अपराध है, वो अलग चीज है। जैसे कि ये हमारा अनटचेबिलिटी है ना, सपोज कीजिए कि ये अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस की जा रही है, कहीं पे लागू कराई जा रही है, कहीं पे एक्चुअल में हो रहा है। जैसे आज भी आप लोग पेपर में पढ़ते होंगे कि दलित ने शादी में अपने घोड़ी पर बैठा और उस पर क्या हो गए, स्पेसिफिक एक समुदाय के लोग क्या हो गए, उससे खफा हो गए, उसके ऊपर अटैक कर दिया कि यू आर नॉट इंटाइटल्ड टू डू सच प्रेस्टिजियस प्रैक्टिसेस, ऐसी प्रैक्टिसेस करने के लिए तुम अलाउड नहीं हो, ओनली वी आर इंटाइटल्ड टू डू सच काइंड ऑफ प्रैक्टिसेस। तो ये प्रॉब्लमेटिक है, बिल्कुल प्रॉब्लमेटिक है। और इस प्रॉब्लमेटिक, अब तो ये ऑफेंस हो गया ना, तो हाउ कैन वी पनिश दीज पर्टिकुलर ऑफेंसेस? तो इसका आंसर ये है कि हमारे फंडामेंटल राइट्स अगर ऑफेंसेस बनते हैं तो उन ऑफेंसेस को हम कैसे पनिश करा सकते हैं? तो फॉर दिस पर्टिकुलर थिंग वी कैन रिफर आर्टिकल 35 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। 35 आप लोग जब पढ़िएगा तो 35 का जो मेन प्रोविजन तो कहता है कि पहली चीज कि सेंट्रल गवर्नमेंट विल बी देयर टू मेक लॉ फॉर पनिशिंग सच काइंड ऑफ ऑफेंसेस, स्टेट गवर्नमेंट विल नॉट बी देयर टू मेक पनिशमेंट। ठीक है, जो हमारे फंडामेंटल राइट के वायलेशन होंगे उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट पनिशमेंट के लिए प्रोविजन बनाएगी। आप लोग बेयर प्रोविजन पढ़ लीजिएगा। 30 आर्टिकल 35 ए का सब क्लास 2 जो है उसको पढ़िएगा, तो उसमें स्पेसिफिकली लिखा है कि यस द पार्लियामेंट कैन पनिश दोज ऑफेंसेस, दोज आर डिफाइंड एज एन ऑफेंस अंडर पार्ट 3 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, हमारे पार्ट 3 में जो भी अगर कोई अपराध होता है तो हम उसको ऑफेंस करार दे सकते हैं। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। अनटचेबिलिटी जो हमारा है, अनटचेबिलिटी के लिए क्या क्या प्रोटेक्शन है, क्या क्या कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है? पहला तो हमारा 17 तो जो स्पेसिफिक है वो तो है ही, इसके सपोर्ट में कोई क्या आर्टिकल है? तो यस देयर इज आर्टिकल 14। क्या है आर्टिकल 14? क्या बात करता है? स्टॉप्स द डिस्क्रिमिनेशन। ठीक है, ये डिस्क्रिमिनेशन को रोक रही है। कौन? आर्टिकल 14। और जैसे ही डिस्क्रिमिनेशन करेंगे तो वो डिस्क्रिमिनेशन स्वाभाविक सी बात है कि कास्ट भी एक ऐसा ग्राउंड है कि जिसके आधार पे हम लोग डिस्क्रिमिनेशन करते हैं। आर्टिकल 15 का हम लोग आर्टिकल 15 जब हम लोग पढ़ेंगे तो उसका जो क्लॉज 2 है उसमें स्पेसिफिकली बताया गया है कि नो सिटीजन शैल बी सब्जेक्ट टू अ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ, वो ग्राउंड हम केवल लिख रहे हैं, कौन कौन सा है? रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमको क्या मिल गई? कास्ट। ये कास्ट जो है, यदि इस कास्ट के आधार पर डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा है तो दैट डिस्क्रिमिनेशन इज प्रोहिबिटेड, दैट डिस्क्रिमिनेशन इज नॉट अलाउड। ऐसा डिस्क्रिमिनेशन अलाउड नहीं है जो जाति के आधार पर किया जा रहा है या करने की कोशिश की जा रही है। इतनी बात क्लियर है। हमने अपने 17 में पढ़ा ही, हमने आर्टिकल 14 में पढ़ा कि डिस्क्रिमिनेशन को रोका जा रहा है, फिर हमने अपने आर्टिकल 15 में भी पढ़ा कि हम किसी भी तरह से क्या करेंगे? डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेंगे। वो ग्राउंड कौन कौन सा है आपको उस ग्राउंड को आप लोग देख ही सकते हैं कि वो ग्राउंड आपके सामने है ही। ठीक है, कौन कौन सा? रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, 5 चीजें हैं, ये हमारे जो 15 में दी गई हैं। अब हम आते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस पे। ठीक है, ये
कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस क्या करने के लिए? फॉर पनिशमेंट। कौन सा पनिशमेंट? फॉर अनटचेबिलिटी। अनटचेबिलिटी को पनिश करने के लिए संवैधानिक प्रावधान कौन कौन से हैं? तो उसके लिए हम आ जाएंगे पनिशमेंट के लिए, जैसा कि हमने आर्टिकल 17 का नाम हम इसमें मेंशन कर सकते हैं, बट यहाँ पनिशमेंट नहीं है ना, यहाँ पे सिर्फ क्या बता रहा कि अनटचेबिलिटी इज प्रोहिबिटेड, आपको अनटचेबिलिटी करना नहीं है, और करेंगे तो ये अपराध हो जाएगा। अपराध हो गया। अब वो अपराध होने के बाद उसको हम पनिश कहाँ करेंगे? तो हम पनिश करेंगे आर्टिकल 35 ए का सब क्लास 2। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, आर्टिकल 35 ए का सब क्लास 2 जो ये बात करता है कि अब आप ऑफेंस नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उसके ऑफेंस के लिए स्पेसिफिक प्रोविजन स्टेट बना सकती है। स्टेट मतलब जब भी हम स्टेट वर्ड बोलेंगे तो दैट इज फॉर द गवर्नमेंट, नॉट पर्टिकुलर स्टेट्स लाइक यूपी गवर्नमेंट, बिहार गवर्नमेंट, इसके लिए नहीं। यूनियन गवर्नमेंट की बात मैं करता हूं जब भी स्टेट की बात करता हूं। इसके बाद अब कोई क्या लेजिस्लेशन भी है हमारे यहाँ, आर्टिकल 35 में कह दिया ना कि लेजिस्लेशन बनाएगी सेंट्रल गवर्नमेंट, तो हाँ ठीक है, लेजिस्लेशन हमने बना दिया। क्या बनाया? पहला लेजिस्लेशन अनटचेबिलिटी ऑफेंसेज एक्ट 1955 में हमने एक अधिनियम बनाया जो अनटचेबिलिटी को क्या कर रहा है? प्रोहिबिट कर रहा है। किसी भी तरह से आप अनटचेबिलिटी को नहीं कर सकते हैं, और इसी को रीनेम कर दिया गया, किस नाम से? दूसरा लिख देते हैं, रीनेम्ड प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट 1955। मतलब ये जो आपका अनटचेबिलिटी प्रोहिबिशन एक्ट था, इसी को फर्दर हमने रीनेम कर दिया, किस नाम से? प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट 1955। मतलब अब हमने इस अधिनियम के तहत जो इसके प्रोविजंस थे इनको और फोर्सफुली हमने और फोर्सफुल बना दिया, और उसके इम्प्लीमेंटेशन प्रोसीजर को हमने क्या कर दिया? एनहांस कर दिया। और इस इनहेंसमेंट के बाद ये हमारा एक्ट सामने आता है, क्या है? प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट 1955। अब इस प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट में टोटल 17 सेक्शन है ना। कुछ स्पेशल सेक्शन के बारे में या कुछ स्पेशल प्रोविजन के बारे में हम एक बार बता देते हैं। ठीक है, कुछ इसकी क्वालिटीज हैं, क्या? यहां पे लिख देते हैं इसकी क्वालिटीज। पहली क्या? ऑफेंसेज आर नॉन कंपाउंडेबल। ये नॉन कंपाउंडेबल क्या है ना? कंपाउंडेबल, नॉन कंपाउंडेबल। तो इसके लिए हमने अपना सीआरपीसी जो देखा, सीआरपीसी में स्पेसिफिक सेक्शन 320 जो था वो क्या था? ऑफेंसेज आर नॉन कंपाउंडेबल, उन अपराधों के बारे में बात कर रहा है जो कंपाउंडेबल नहीं। एक श्रेणी एक चार्ट बना के रखा है कि कुछ ऐसे अपराध होंगे जो कंपाउंडेबल होंगे और कुछ ऐसे अपराध होंगे जो नॉन कंपाउंडेबल होंगे। तो जो नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस है हम उसको कह सकते हैं कि दैट आर ऑफ ग्रीवियस नेचर। ठीक है, दूसरा इसमें क्या बताया? पनिशमेंट फॉर डिस्क्रिमिनेशन। पनिशमेंट फॉर डिस्क्रिमिनेशन, अगर किसी तरह से भी डिस्क्रिमिनेशन होगा, किस किस ग्राउंड पे? स्पेसिफिकली कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन, तो दैट डिस्क्रिमिनेशन इज
पनिशेबल अंडर दिस एक्ट। इसके बाद इसमें हम और भी चीजें देखते हैं, जैसे जो मेन चीज क्या चीज है, ठीक है, प्रोहिबिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। हमने अनटचेबिलिटी को प्रोहिबिट कर दिया इन ऑल द सर्कमस्टांसेस। किसी भी तरह से अब अनटचेबिलिटी अलाउड नहीं है। अगर कोई अनटचेबिलिटी करता है तो क्या करेंगे, हम उसको पनिश करेंगे। और लास्ट एक और क्वालिटी हम कर सकते हैं, प्रोवाइड्स फॉर लीगल एड। किसको लीगल एड देंगे, जो जिनके साथ अनटचेबिलिटी हुई है, विक्टिम्स हम कह सकते हैं, ठीक है। जो विक्टिम्स हैं, विक्टिम हम किनको कहते हैं, जिनके साथ एक्चुअल में ऑफेंस हुआ है। तो जिस व्यक्ति के साथ अनटचेबिलिटी का ऑफेंस हुआ है, उसके लिए हमने लीगल एड की भी व्यवस्था बनाई है कि हम इस एक्ट में, कौन से एक्ट में, प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट, सिविल राइट्स एक्ट में हमने ऐसे व्यक्तियों को लीगल रेमेडी या जो फ्री लीगल एड का प्रोविजन है। फ्री लीगल एड हमारे कहाँ कहाँ पे है, तो जैसा कि हमने देखा, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 39A बात करता है फ्री लीगल एड के बारे में। क्या सीआरपीसी में भी कहीं बात है, तो यस, देयर इज आर्टिकल 304 ऑफ सीआरपीसी, अरे सॉरी, सेक्शन 304 ऑफ सीआरपीसी। क्या और भी कहीं बात है, यस, दैट इज ऑर्डर 33 ऑफ सीपीसी दैट टॉक्स अबाउट द सूट बाय इंडिजेंट पर्सन। कहीं ना कहीं हम जो लीगल एड ही तो दे रहे हैं, जो इंडिजेंट पर्सन है या अकिंचन व्यक्ति, जिसको हिंदी में अकंचन या गरीब व्यक्ति कह सकते हैं, ठीक है। तो ये तो हमारे हो गए कुछ स्पेसिफिक प्रोविजन। हमने देखा अभी तक कौन कौन से लेजिस्लेशन हमारे पास हैं, अनटचेबिलिटी को कौन कौन से प्रोविजंस हैं। आर्टिकल 17 बताता है कि हम अनटचेबिलिटी को पनिश कर रहे हैं। फिर हमारा आर्टिकल 35 सब क्लॉज ए का सब क्लॉज 2 कहता है कि हम पनिश कर देंगे ऐसे ऑफेंसेस को जो ऑफेंस डिफाइन किए गए हैं पार्ट 3 में। और इसी प्रोविजन के अंतर्गत हमने पहला एक्ट बनाया, अनटचेबिलिटी ऑफेंसेज एक्ट। और इस ऑफेंसेज एक्ट के तहत हमने कुछ प्रोविजंस बनाए थे, उनको इनहांस करके, उसको रीनेम करके हमने 1955 में फिर ये दूसरा एक्ट बनाया, प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट 1955। ये हमारे 2 एक्ट हो गए। इसके बाद क्या और भी कोई एक्ट है, एक बहुत अच्छा एक्ट आप लोग सुनते होंगे जो बहुत ज्यादा चर्चा में रहता है, SC/ST एक्ट। SC जगह ज्यादा न ले, इसलिए हमने इसको SC/ST एक्ट ही लिखा है, जबकि इसका डिटेल्ड नाम क्या है, शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट, ठीक है। अब ये 1989 का है। इसके बाद अब हमारा नंबर आता है केसेस पे। क्या हमारे पास, हम लोगों के पास कोई केसेस भी हैं जिनको हम डिस्कस कर सकते हैं अंडर द हेड ऑफ आर्टिकल 17 या प्रोहिबिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। एक बार आप लोग फटाक से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, सो दैट वी कैन मूव फर्दर, ठीक है, आगे बढ़ सकते हैं हम लोग। स्क्रीनशॉट हो गया, ठीक है। अब हम रब कर देते हैं। क्या रब करें, हम पूरा ही कर देते हैं या नीचे वाला पार्ट करते हैं, क्योंकि ऊपर बेयर प्रोविजन लिखा हुआ है और अगर जरूरत पड़ेगी तो उसको भी रब कर देंगे, कोई विशेष बात नहीं है। ठीक, अब हमने पहला जो केस देखा वो है देवराजिया वर्सेस पद्मना 1957 का केस है, ठीक है, 1957 का केस है। तो इसमें स्पेसिफिकली बेंगलोर में जैन कम्युनिटी के लोगों ने क्या किया, एक पैम्पलेट छापा और उस पैम्पलेट में क्या कह दिया कि ऑल नॉन जैन पर्सन्स आर प्रोहिबिटेड फ्रॉम एंटरिंग इनटू जैन टेम्पल्स। क्या कहा
एक पैम्पलेट छापा, उस पैम्पलेट में कहा कि जो व्यक्ति जैन धर्म से संपर्क नहीं रखता है, संबंध नहीं रखता है, ही इज नॉट इंटाइटल्ड टू इन द टेम्पल दैट इज रिलेटेड टू जैन टेम्पल। ठीक है, तो ये धर्म रिलेटेड मामला था ना। लेकिन जो पिटिशनर था उसने इसमें कंप्लेंट दाखिल की और कंप्लेंट में उन्होंने क्या कहा कि इट इज डिस्क्रिमिनेशन, ये डिस्क्रिमिनेशन कर रहा है। और अनटचेबिलिटी और आर्टिकल 17 और ये हमने जो एक्ट बताया था प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट, इस एक्ट के तहत इन्होंने इस प्रोविजन को चैलेंज कर दिया। कौन सा प्रोविजन? जो उन्होंने एक पैम्पलेट बनाया था कि हम जैन धर्म के अलावा अन्य लोगों को एंट्री नहीं देंगे। ठीक है, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा क्या, ये इंपॉर्टेंट बात है। तो क्या कहा, लिख के बता देते हैं। इट इज ओनली अ religious matter, it has no relation with untouchability, या it has no relation with discrimination। इसका अनटचेबिलिटी या डिस्क्रिमिनेशन से इसका कोई वास्ता नहीं है। इसने एक स्पेसिफिक अपने धर्म के हिसाब से ये जो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगाया है ये वैलिड है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी तक ठीक है। अब इस केस में हमको कोई बहुत विशेष बात नहीं समझ में आती है, कोई प्रॉब्लम नहीं समझ में आता है। दूसरा केस है सूर्य नारायण चौधरी वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान 1988। ये केस कुछ प्रॉब्लमेटिक है। चौधरी वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान 1988 है शायद ना। सूर्य नारायण चौधरी वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान 1988। इसमें क्या था कि एक श्रीनाथ जी टेम्पल था। टेम्पल का नाम क्या था? श्रीनाथ जी टेम्पल इन उदयपुर। उदयपुर कहाँ है? राजस्थान। इस श्रीनाथ जी टेम्पल में एक प्रोविजन था कि जो भी व्यक्ति दैट इज बिलोंगिंग टू हरिजन कास्ट इज इंटाइटल्ड टू इंटर इनटू द टेम्पल ओनली इफ सर्टेन रिलीजियस प्रैक्टिसेस वेयर अलाउड। तो इस पर्टिकुलर हमारा जो केस है श्रीनाथ जी टेम्पल वाला या सूर्य नारायण चौधरी वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान, इस केस में क्या हुआ कि एक टेम्पल था श्रीनाथ जी टेम्पल जो उदयपुर नामक जगह एक राजस्थान में है, वहां पे था। इस टेम्पल का एक स्पेसिफिक प्रोविजन था कि यहाँ पे यदि कोई शूद्र व्यक्ति इंटर करना चाहता है तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, एक रिलीजियस प्रैक्टिस थी, कुछ सेरेमनीज होंगी, उस सेरेमनीज के द्वारा हम उस व्यक्ति को पवित्र बनाएंगे ना। अभी वो अपवित्र है क्योंकि वो बैकवर्ड SC/ST हरिजन व्यक्ति है, तो उसको हम अब पवित्र बनाएंगे। कैसे पवित्र बनाएंगे? हम उसको एक तुलसी माला पहना देंगे, गंगा जल छिड़क देंगे, और ये कितना ज्यादा एक और क्या चीज थी, एक कांति माला टर्मिनोलॉजी है जो वहां उस मंदिर का स्पेसिफिक चीज था। क्या क्या चीज हम कर देंगे? एक तुलसी माला पहना देंगे, गंगा जल छिड़क देंगे, कांति माला दे देंगे, तो इससे क्या हो जाएगा? पवित्र हो जाएगा व्यक्ति और वो उस मंदिर में इंटर कर सकता है। कितना इनह्यूमन कंडीशन, कितना इनह्यूमन बात है ये, कितनी अमानवीय बात है जिसको आप लोग देख ही रहे होंगे कि किसी भी व्यक्ति को इस आधार पर हम लोग डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं कि बिकॉज ही इज बिलोंगिंग टू हरिजन कास्ट, और हरिजन होने के नाते हम उसको पवित्र कर दे रहे हैं। हम मतलब जिसको भगवान ने पवित्र नहीं किया, हम इंसान होके इतने बड़े पावरफुल हो गए हैं कि हमने उसको हरिजन होने की वजह से हमने कुछ रिलीजियस सेरेमनीज करके हमने उसको पवित्र कर दिया। क्वेश्चनेबल चीज है और आप लोग इस पे सोच सकते हैं और समझ सकते हैं कि किस तरह का डिस्क्रिमिनेशन हमारे सोसाइटी में था और अभी भी अप टू सम एक्सटेंट कहीं कहीं देखने को मिलता है। तो दिस वाज चैलेंज इन द कोर्ट, और ये हमारे ऑनरेबल हाई कोर्ट ने क्या कहा कि दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन
कि जो हमने डिस्क्रिमिनेशन किया है एक पर्टिकुलर कास्ट के साथ, ये एक लीगल पनिशमेंट देने से ही खत्म नहीं होगा। वी विल हैव टू थिंक ओवर इट, वी विल हैव टू चेंज आवर माइंडसेट्स, वी विल हैव टू बी कंपेशनेट टू दिस पर्टिकुलर स्पेसिफिक हरिजन कम्युनिटी की क्या उनकी गलती है या व्हाट वाज देयर फॉल्ट टू हरिजन कम्युनिटी में पैदा हो गया कोई व्यक्ति तो उसकी क्या गलती है और हरिजन होना कौन सा गुनाह है कि उसको हम डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं कि वो किसी मंदिर में एंटर नहीं कर सकता है ना। हरिजन होना कोई गुनाह तो नहीं है और इस ग्राउंड पे हम उसको डिस्क्रिमिनेट करें या उसको हम पब्लिकली डिफेम करें, हमने ऐसी व्यवस्था बना दी कि हम उसको मंदिर में धुल देंगे, उसको गंगा जल छिड़क देंगे। हम इतने पावरफुल तो नहीं है इंसान होने के बाद कि हम किसी को पवित्र कर सके ना। तो ये सारी चीजें हैं, तो इसको ऑनरेबल हाई कोर्ट ने कहा कि ये गलत प्रैक्टिस है और ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। और उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट, राजस्थान स्टेट गवर्नमेंट को डायरेक्शन दिया कि यू आर डायरेक्टेड टू प्रोहिबिट दिस पर्टिकुलर डिस्क्रिमिनेटरी प्रैक्टिस। ये प्रैक्टिस जो डिस्क्रिमिनेशन क्रिएट कर रही है इसको आप खत्म कीजिए, जिससे क्या हो, इक्वलिटी आए, अनटचेबिलिटी को हम खत्म कर सकें। क्योंकि अब हम लोग आजाद हो गए हैं और आजादी के इतने हजारों साल बीत गए, सॉरी हजारों साल तो अभी हमारी आजादी के नहीं बीते हैं, लेकिन हमारी सोसाइटी के डेवलपमेंट के तो हजारों साल बीत ही गए हैं। तो क्या इतने दिनों के बाद क्या अभी भी हम इतने एडवांस नहीं हो पाए हैं? क्या हमारी सोच अभी भी इतनी एडवांस नहीं हो पाई है कि इन सारी प्रैक्टिसेस को हम खत्म कर सकते हैं वर्सेस क्या नहीं कर सकते हैं? अब हमारा अगला केस है, इसमें क्या कहा, श्रीनाथ टेम्पल discriminatory practice was held unconstitutional. ठीक है, श्रीनाथ जी टेम्पल that is situated in Udaipur, discriminatory practice was held unconstitutional, ये इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल कर दिया। इसके बाद हमारा अगला केस है स्टेट ऑफ कर्नाटका वर्सेस अप्पा बालू इंगले। ठीक है, अप्पा बालू इंगले, ये 1992 का केस है। इस केस में क्या कहा कि हमारा एक लाइन में हम इसकी जो मेन प्रिंसिपल हेल्ड किया गया था उसको हम लिख देते हैं। क्या कहा कि ऑब्जेक्ट ऑफ आर्टिकल 17 इज टू प्रोहिबिट अनटचेबिलिटी। एंड डिस्क्रिमिनेशन। जो हमने अनटचेबिलिटी और डिस्क्रिमिनेशन का जो प्रैक्टिस है, जो हमने ये इसको अपनाया हुआ है, इसको क्या करना है, हमको प्रोहिबिट करना है, रिस्ट्रिक्ट करना है, खत्म करना है। ठीक है, इस पर्टिकुलर चीज को बताया इस केस में। कौन से केस में? स्टेट ऑफ कर्नाटका वर्सेस अप्पा बालू इंगले। इसके बाद और भी क्या कोई केसेस हैं? बहुत सारे केसेस आते हैं, कुछ तो कोर्ट तक पहुंचते ही नहीं, आप लोग जान ही रहे हैं। और जो कोर्ट तक पहुंचे हैं उसमें हमारा एक और केस है जो सबसे लीडिंग केस, हम लोग अभी रिसेंट केस हम लोग जानते हैं, इंडियन यंग लॉयर एसोसिएशन वाला। इंडियन वर्सेस स्टेट ऑफ केरला।
2018 का केस है। इसमें आप लोग जानते हैं, इसको हम लोग सबरीमाला जजमेंट के नाम से जानते हैं। इस केस में क्या हुआ, सबरीमाला जजमेंट में एक मंदिर था, उस मंदिर में प्रोहिबिट कर दिया गया था विमेंस को कि दे वे आर नॉट इंटाइटल्ड टू इंटर हिंदू टेम्पल जस्ट बिकॉज दे वे आर मेंस्ट्रुएटिंग विमेंस, और इट वाज हेल्ड बाय द ऑनरेबल कोर्ट जस्टिस चंद्रचूड़ कि दिस पर्टिकुलर प्रैक्टिस इज वॉयलेटिव ऑफ आर्टिकल हमारे 14 के खिलाफ है, आर्टिकल 21 के खिलाफ है, और आर्टिकल 17 के भी खिलाफ माना। उन्होंने कहा कि ये जो हमने डिस्क्रिमिनेशन किया है, ये इनडायरेक्टली हमने अनटचेबिलिटी को बढ़ावा दिया है, हमने छुआछूत को बढ़ावा दिया है, क्योंकि हम उन विमेंस को, दोज विमेंस को वी आर नॉट कंसिडरिंग दैट दे आर सैंक्चुअस एट दैट टाइम, वो पवित्र नहीं है ना, तो हमने उनको अपवित्र माना है, हमने उनको उनकी प्योरिटी को कंसीडर किया है, दैट इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल प्रैक्टिस, और इसको मना कर दिया, इसको कहा कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल प्रैक्टिस है और दिस कैन नॉट बी अलाउड। तो ये सारे केसेस हैं, जैसा कि आप लोगों ने देखा। आज हमने कौन कौन से केसेस पढ़े। पहला देवरैया वर्सेस पद्मना, दूसरा सूर्य नारायण चौधरी वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान, तीसरा स्टेट ऑफ कर्नाटका वर्सेस अप्पा बालू इंगले, फिर उसके बाद इंडियन यंग लॉयर एसोसिएशन वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका। ये हमने आर्टिकल 17 में कुछ केसेस पढ़े, और जो मेन इसका प्रोविजन हमने क्या कौन कौन से प्रोविजंस के बारे में पढ़ा, तो आर्टिकल 17 में हमने पढ़ा, पहला तो आर्टिकल 17 खुद पढ़ा, आर्टिकल 15 का सब क्लास 2 पढ़ा, उसके बाद आर्टिकल 14 पढ़ा, उसके बाद आर्टिकल 35 का सब क्लास 35 का ए का सब क्लास 2 पढ़ा। उसके बाद हमने कुछ लेजिस्लेशन पढ़े। पहला क्या लेजिस्लेशन था, तो पहला तो दूसरा तो था क्या नाम है, प्रिवेंशन ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ सिविल लिबर्टीज एक्ट, और उसके पहले ये किस एक्ट से बना था, तो ये अनटचेबिलिटी ऑफेंसेस एक्ट से बना था, और तीसरा एक्ट जो हम जान ही रहे हैं SC/ST एक्ट है। तो ये सारे एक्ट्स हैं, और ये सारे पर्टिकुलर लीगल प्रोविजंस हैं जो आर्टिकल 17 में हम पढ़ सकते हैं। यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस पर्टिकुलर बोर्ड, उसके बाद हम अपने लेक्चर को सम अप कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू। आज के लिए इतना ही। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू वेरी मच।